गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक में पाठ नमक, जिसके लेखक है रजिया सज्जाद जहीर। बेटा, पिछली 2 क्लास में हमने पढ़ा कि सफिया सिख बीबी से मिलती है। सिख बीबी कहती है वो लाहौर की है और अगर तुम जा रही हो तो थोड़ा लाहौरी नमक ले आना। जब सफिया पाकिस्तान जाती है, सबसे मिलती है, उसे वापस आना होता है, अपने भाई से कहती है कि भैया मैं नमक ले जाऊं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि कस्टम की चेकिंग में यह सब रोक लिया जाता। उसके बाद सफिया वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही है। वहाँ इंतज़ार करते करते उसकी नज़र किन्नुओं की टोकरी पर पड़ती है, क्योंकि उसे पता है किन्नुओं की टोकरी में एक पुड़िया है जिसमें नमक है और यह बात सिर्फ वही जानती है। उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, बताकर ले जाऊं, छुपाकर ले जाऊं, किसी भी प्रकार लेकर तो जाना है। चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में, लेडीज के हाथ में जो पर्स होता है उसमें रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स, पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ मुड़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम की वर्दी पहने तो थे मगर वह कुछ जच नहीं रही थी उन पर। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सफिया ने उनसे बातचीत चालू की। उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा। मेरा वतन देहली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। यानी वहाँ जो चेकिंग कर रहा था वो दिल्ली का था, दिल्ली का था। और उसने कहा आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं। आप अपने यहाँ प्रियजनों से, अजीजों से, प्रियजनों से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी प्रेम के लिए कोई कस्टम, कोई कानून मायने नहीं रखता। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। बाकी तो सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो 3-4 लाइनों का गद्यांश है, ये कितना अपने आप में भाव विभोर कर देने वाला है कि उसने सफिया की बात सुनी। सफिया की बात सुनकर उसने खुद हैंडबैग में रखा प्रिया को और कहा कि सिख बीबी को जब आप नमक दें तो उन्हें कहिएगा कि इस लाहौरी नमक पर उनका हक है। यानी अब भी लाहौर उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो अब भी सब कुछ यदि इसी तरह से चलता रहा और हम इसी तरह से मन से जुड़े रहे तो बाकी तो सब कुछ रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों से, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों, बिछे होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी, तो उसमें ये सारी चीजें जो है उसका क्लियर जिक्र आता है। उधर की बॉर्डर, इधर की बॉर्डर, कस्टम, जंगला, सब कुछ आता है। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। जमीन थी, जबान थी, एक सी सूरतें, लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थी, जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किलें सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थी। यानी जब वो उसमें सवार हुई तो सरहद की तरफ बढ़ी ट्रेन, तो उसे पता ही नहीं चला कि कब लाहौर स्टेशन खत्म हो गया और अमृतसर शुरू हो गया। लाहौर अमृतसर पास पास है। ऐसे ही हमारे भारत पाकिस्तान की अटारी वाघा बॉर्डर, तो वहाँ भी यदि आप जाएंगे केवल एक जंगला है बीच में, जहाँ पर शाम के वक्त सलामी दी जाती है और हम लोग अपने तिरंगे को उतारते हैं और वो लोग अपने झंडे को उतारते हैं। तो अच्छा वो दृश्य रहता है। तो बेटा वैसे ही ये कह रही है कि ज़मीन बदलते टाइम ही नहीं लगता। वो ज़मीन बदली लेकिन पता ही नहीं चल रहा। एक सा लबो लहजा, लिबास, मतलब गालियाँ भी एक जैसी हैं। गालियाँ भी लगभग उसको एक जैसी मालूम हो रही है, जिससे लोग एक दूसरे को नवाज रहे हैं, यानी जिस बोलचाल की भाषा में वो उनका प्रयोग कर रहे हैं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। उधर की चेकिंग हो गई, अब ये यहाँ उतरी, यहाँ कस्टम में जांच हो गई थी। तो उस व्यक्ति के पास, उस अफसर के पास वो पहुंची जो सूरत से बंगाल के लग रहे थे, पश्चिम बंगाल के। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते हुए, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया की ओर ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। मतलब यहाँ भी आकर वही वाक़या हुआ। यहाँ आई, जो सूरत से बंगाली लगता था, उस अफसर के पास पहुँची, उससे इसने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि मेरे पास नमक है। उसने पूरी बात सुनकर इनसे कहा कि आप इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। मतलब वो सफिया के साथ चलने लगे और एक व्यक्ति से कहा, ये सामान रखा है इनका, इसका ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया को और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? यानी वो जो अफसर था उसने उनको बिठाया और एक पुलिस वाले को इशारा किया आने का। तो वो घबरा गई कि अब क्या होने वाला है। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ इसलिए चला गया कि उसे लगा कि यहाँ स्टेशन पे इतने लोग आते हैं जाते हैं, ये कौन विशेष मेहमान है या ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए चाय ऑर्डर की जा रही है, या ये ऐसी कौन सी खास उनकी मेहमान है। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। पहला सफ़ा मतलब पहला चैप्टर खोल दिया। डायरी या बुक जो भी थी वो उन्होंने ड्रॉर से निकाली और उसका पहला सफ़ा यानी पहला चैप्टर खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे।
शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946, यानी यह एक तोहफे में दी गई किताब थी। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। नजरुल, टैगोर ये सब पश्चिम बंगाल के हैं और ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। तो ये सब जब डिवीज़न हुआ तो सब जनता यहाँ की वहाँ हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा किसका वतन कहाँ है। इन्होंने क्या कहा, काम ये कर रहे हैं अमृतसर के स्टेशन पर और वतन कहाँ बता रहे हैं, ढाका। वो व्यक्ति काम कर रहा था लाहौर के स्टेशन पर और उसका वतन था दिल्ली। जिस दिन रात हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। तो उसने बताया कि ये किताब मुझे तोहफे में मिली थी जन्मदिन पर। किसको? वो जो था बंगाल का था और अमृतसर के उस पर काम कर रहा था, सुनील दास गुप्त। वतन, सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई, खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर यहाँ की डाक की बात ही क्या। हमारे ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा कुछ और ही है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो बेटा, बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ, पवित्र रिश्ते के साथ ये कहानियाँ खत्म होती है। बहुत अच्छा संदेश इस कहानी का रहा। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी। एक चीज़ आपको बोलनी थी, आपको जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था सहर्ष स्वीकारा है और पहलवान की ढोलक, अब भी कुछ बच्चों ने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो as soon as possible complete your work, share in your group। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।